मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th। और क्लास 11th का ये है हमारे पास यूनिट नंबर पहला, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों हम बात करें तो ये चैप्टर का पहला लेक्चर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, और आज जो हमारे होने वाला है ये होने वाला लेक्चर नंबर 2, है ना। तो आई होप आप सभी बच्चे लेक्चर नंबर 1 का बढ़िया से क्लास नोट्स बना लिए होंगे, और आप इस जो पीपीटी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पीडीएफ जो ख़त्म हो रहा है, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होगा एज ए लिंक के फॉर्म में। वहीं क्लास नोट्स भी मैं दे दूंगा जो बोर्ड से जेई नीट लेवल तक का होगा, और डीपीपी भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 2। और क्या पढ़ना है सर आज के क्लास में, एक एक करके देखते हैं टॉपिक हम लोग, ठीक है। सबसे पहली बात, चलो चलिए सबसे पहली बात देखें आज के क्लास में सर क्या पढ़ना है। सर आज के क्लास में बेटा जो पढ़ना है हम लोग को वो है क्या, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है। दूसरा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2, और हमारा टारगेट क्या है, 0 से हीरो इन केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री में आपको 0 से हीरो लेवल तक मुझे ले जाना पड़ा, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को यहाँ पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे। आप मेरे पास आए हैं यानी बेस्ट जगह आए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर। नेचर ऑफ मैटर एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, ये दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले बेटा थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हम लास्ट क्लास में आपको क्या बताए थे सर। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, साइंस क्या होता है, केमिस्ट्री कहाँ से आया, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी बताया था कि केमिस्ट्री जो है हमारे डेली लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। और हमारे दैनिक जीवन में ये किस तरीके से हमें मदद करता है ना, इसके विषय में हमने आपको ढेर सारा बात आपको इस सब्जेक्ट के अंदर बता दिया है, ठीक है। चलो तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति। सर पदार्थ की प्रकृति क्या है, या सबसे पहले पदार्थ क्या है। चलो हमारे आसपास जो भी चीज़ तुमको दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ तुमको दिखाई दे रहा है उन सब चीज़ों को तुम क्या बोलोगे सर, तुम उन सब चीज़ों को पदार्थ कह सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने कमरे में चारों तरफ ध्यान से देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ है जो दिखाई दे रहा है ना। जैसे मैं बात करूं मेरे कमरे के आसपास, तो यहाँ पे ढेर सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। वाटर बोतल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑयल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक परफ्यूम दिखाई दे रहा है, बगल में ढेर कुछ खाने के चना है ना। लैपटॉप दिखाई दे रहा है, तकिया दिखाई दे रहा है, इधर टेबल दिखाई दे रहा है। यानी आसपास हमारे जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है उस सब के सब को बेटा हम क्या कहेंगे, मैटर, पदार्थ कहेंगे। अब सवाल है सर पदार्थ को डिफाइन कैसे करें। देखो वह सब्सटेंस, वह वस्तु या वह पदार्थ जो स्थान घेरता हो, है ना, वह वस्तु जो क्या स्थान घेरता हो, जिसका अपना कुछ ना कुछ मास हो, है ना, जिसको हम छू सके, देख सके, महसूस कर सके, उन सभी चीज़ों को हम पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे सर, पदार्थ, यानी कि मैटर कहेंगे, ठीक है। तो चलो इस मैटर को हम डेफिनेशन से भी समझा देते हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा, ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। देखो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है क्या, कि मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज़ को हम मैटर कह देंगे, विच हैव मास, जिसका पास अपना खुद का मास हो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कुछ ना कुछ स्पेस को, स्थान को घेरता हो, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच, और जिसकी उपस्थिति को, जिसकी मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं, विच कैन बी फील्ड बाय एनी वन और मोर आवर 5 सेंस, जिसकी प्रेजेंस को, जिसकी उपस्थिति को हम अपने एक सेंस मतलब होता है सेंस ऑर्गन, जिसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय, से छू करके, हाथ से, नाक से सूंघ करके, आँख से देख करके, त्वचा से महसूस करके, समझ रहे हो। अगर हम अपने 5 सेंस या कोई भी एक सेंस से अगर उसको समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं तो उन सभी चीज़ों को हम पदार्थ कह देंगे, है ना। जैसे हमारे आसपास बुक, किताब, टेबल, स्मार्टफोन, कैमरा, है ना, स्मार्ट बोर्ड, सबका सब क्या पदार्थ है। यहाँ इवन क्या कपड़ा जो पहने वो भी पदार्थ है। हम खुद को भी पदार्थ कह सकते हैं, है ना। तो वही बोलता है क्या, देखो एग्जाम्पल में हमने क्या लिख दिया, बुक, पेंसिल, वाटर, एयर, आयरन, प्लास्टिक्स, वुड, वाटर, मिल्क, है ना, पेट्रोल, ऑयल, क्लॉथ्स, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है आसपास वो सब का सब क्या है सर, पदार्थ, है ना। ये छोटा सा डेफिनेशन है, ऑलरेडी ये आपको पढ़ा चुके हैं हम क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। चलो जल्दी से इसको नोट करो, छोटू सा डेफिनेशन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन पदार्थों को अगर हम आगे बात करें तो इस पदार्थ को हम लोग डिफरेंट तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है। देखो
इस चैप्टर में एंट्री करने से पहले मैं आज एक 2 पेज ऐड कर लिया था ताकि आपको पता चले कि देखो जैसे मेरे साथ अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए आपको 2 बुक सभी बच्चों के पास ज़रूरी होना चाहिए। वो है NCERT का बुक। साइड बुक पढ़ो या ना पढ़ो अलग मैटर है, लेकिन NCERT बुक सभी बच्चे पढ़ो। देखो यहाँ पे एक बुक है, ये है केमिस्ट्री का पार्ट 1 बुक केमिस्ट्री का, और ये है केमिस्ट्री का पार्ट 2, और ये दोनों बुक क्लास 11th का है। ये दोनों बुक आपको फॉलो करना है मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं NCERT बुक को पूरे तरीके से फॉलो करके पढ़ाऊँगा। इसके सारे क्वेश्चन A to Z इन टेक्स्ट का, है ना, एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब कुछ कराऊंगा, और साथ ही साथ JEE नीट लेवल तक का कराऊंगा, ठीक है। तो कहीं पे भी घबरा के मत जाइएगा, अभी स्टार्ट हो रहा है क्लास, तो ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे बात करते हैं सर। देखो आगे क्या सर, मैटर क्या है, अभी हमने क्या बोला कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करो उसको क्या बोल देंगे सर, मैटर। मैटर को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण, एक है केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण। सर भौतिक वर्गीकरण किसको कहेंगे, देखो भौतिक वर्गीकरण मतलब भौतिक अवस्था के आधार पे, जैसे क्या, जैसे बात करें ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, गैस पदार्थ, वही लिखे हमने क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। भौतिक अवस्था के आधार पे 3 प्रकार का पदार्थ होता है, कौन कौन सर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसको हमने लिख दिया है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ तो चलो ये लिख लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है सर, एक करके इसको भी देखते हैं, ठीक है। देखो बोलता है यहाँ पे सॉलिड के केस में क्या, सॉलिड क्या होता है, वह पदार्थ जिसका शेप और साइज दोनों क्या नहीं बदलता हो, दोनों क्या हो, फिक्स हो। तो ये बोलता है डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, जिसका शेप भी फिक्स हो और उसका वॉल्यूम आयतन भी फिक्स हो, उसको क्या बोलेंगे, ठोस। इसको कंप्रेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लिक्विड क्या, नो स्पेसिफिक शेप बट डिफाइनेट वॉल्यूम, जैसे क्या, अगर हम बात करें जैसे मेरे पास ये पानी का एक बोतल है, ठीक है, देख रहे हो, समझ रहे हो, इस पानी के बोतल में जो पानी है इसको मैं पी भी सकता हूँ, है ना। अभी आधा लीटर पानी का बोतल इसमें है, दूसरे बर्तन में भी रखेंगे तो आधा लीटर ही होगा, मतलब वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन ये आकार अभी क्या है, गोला, एक बेलनाकार आकार का बोतल है ये। अगर मैं इसको प्लेट में रख दूंगा तो ये प्लेट का शेप ले लेगा, यानी पानी का जो है शेप, यानी लिक्विड चीज़ जो है उसका शेप फिक्स नहीं है, नो स्पेसिफिक शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। लेकिन वही अगर हम गैस का बात करें तो गैस हैव नो फिक्स्ड शेप नो वॉल्यूम, गैस का ना ही कोई फिक्स शेप है ना ही वॉल्यूम। अगर छोटा सा स्प्रे बोतल लेते हैं हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दें, ठीक है, जैसे मेरे पास एक परफ्यूम का बोतल है, इसको गैस है, जैसे क्लिक करेंगे क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। यानी कि गैस के पास क्या, क्या मस्त खुशबू आ रहा है हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि गैस के पास ना फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम, ना ही वॉल्यूम फिक्स है सर, ना ही शेप फिक्स है, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ तो चलो तीनों को एक एक करके भी समझाते हैं। ये भी बात आप क्लास 10th में समझ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी ये थोड़ा थोड़ा बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे वीक बच्चे हैं जो आ रहे हैं और उनको समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, मैं उन सब के लिए लेके चल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। हाँ चलो सर बात करें आगे क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन को कैसे वर्गीकृत किया गया। देखो बोलता है क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जैसे सामान्य कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब के आधार पे मैटर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स, ठीक है। बोलता है फिजिकल स्टेट के, बोलता है फिजिकल स्टेट जिसको बेस्ड ऑन फिजिकल भौतिक अवस्था के आधार पे, ऑर्डिनरी कंडीशन तापमान और दाब के कंडीशन पे मैटर को 3 पार्ट में बांटा गया, 3 है ना, 3 तरीके से बांटा गया, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ये 3 मुख्य हैं, और भी जाएंगे, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सीधा सीधा मैं ये 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों से ही शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे, सबसे पहले बात करें सर सॉलिड क्या चीज़ होता है। देखो पिक्चर देखो ध्यान से, सॉलिड के क्या है, पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं, सारे पार्टिकल्स यहाँ से एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज हैं। जब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, है ना, पार्टिकल्स एक दूसरे का बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो उसको हम क्या कह देंगे सर, उस चीज़ को हम सॉलिड कह देते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे चलो इसको डेफिनेशन से भी समझते हैं, ठीक है। बोलता है क्या, द सबस्टांस, देखो भी जो बताएं उसी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिए कि द सबस्टांस विच पॉजेज डिफाइनेट वॉल्यूम एंड डिफिनेट शेप, जिसका वॉल्यूम भी डिफिनेट हो,
निश्चित हो और आकार भी निश्चित हो, इट्स कॉल्ड सॉलिड। जैसे शुगर का क्यूब, आयरन, लोहा, गोल्ड, वुड, स्टोन, आसपास जो चीज़ें दिख रही है ये सब क्या होती है सर, सब के सब ठोस अवस्था में होते हैं। मतलब वैसी पदार्थ जिसका शेप और वॉल्यूम कुछ भी बदलेगा नहीं, रिजिड होगा, उसको क्या कर देंगे सर, सॉलिड कर देंगे, ठोस कर देंगे। ठीक है, वैसे ही लिक्विड का देखो सर, लिक्विड में क्या है, लिक्विड का भी हम बताएं क्या, शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम केवल फिक्स है। तो वही बोलता है क्या, देखो यहाँ पानी का दिखा रहा है, ये गिलास में इतना पानी है, इसी को प्लेट में डाल देंगे तो पानी इतना ही रहेगा, बस शेप बदल जाएगा। ठीक है, और इसके पार्टिकल्स क्लोज नहीं, दूर दूर हैं। ठीक है, तो वही बोलता है क्या कि द सबस्टांस विच पॉजेज डिफिनेट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या हो, डिफाइनेट हो, निश्चित हो, बट नो डिफाइनेट शेप, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको हम लिक्विड कह देंगे। ठीक है, बोलता है दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर पुट। बोलता है ये जो लिक्विड पदार्थ हैं वो उसी बर्तन का शेप ले लेगा जिस बर्तन में हम इसको रख देंगे, है ना। जैसे एग्जांपल में वाटर हो गया, है ना, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, ये सब चीज़ जो यहाँ पे एग्जांपल है, वाटर, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल, मरकरी, ये सब के सब लिक्विड अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं और ये सब का जो वॉल्यूम है फिक्स रहेगा सर, लेकिन शेप बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगा। क्लियर है, चलो लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। चलो वीडियो को पॉज कर मेरे साथ लिखते जाना, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो तुम, बाद में डिस्क्रिप्शन में हम PDF भी दे देंगे। ठीक है, हाँ देख लिया इसको। चलो अब बात करते हैं सर तीसरा टाइप, जिसका नाम है गैस। गैस के यहाँ पिक्चर में ही देखो, अभी क्या है सर, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है और थोड़ा सा, जैसे अभी हम क्या बोले कि ये मेरे पास स्प्रे का बोतल, इसको थोड़ा सा हम पुश कर रहे हैं, इससे सारा गैस निकल रहा है और हर तरफ फैल जा रहा है ना। यानी कि इसका शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो वही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो डेफिनेशन के फॉर्म में हमने क्या कि द सबस्टांस, वह पदार्थ विच नाइदर पॉजेज ए डिफिनिट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, नॉर ए डिफिनिट शेप, ना ही उसका शेप फिक्स है, इज कॉल्ड लिक्विड, उसको हम क्या कह देंगे, लिक्विड कहेंगे। दिस इज बिकॉज क्योंकि दे फिल अप द होल वेसल, वो पूरे बर्तन को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, इन विच दे आर पुट, जिसमें इसको रख दे पूरे बर्तन को भर देते। जैसे कहने का मतलब क्या, इस स्प्रे बोतल पूरा खाली भी हो जाएगा ना अंदर से, तब भी ये पूरे कंटेनर को भर के रखेगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या प्रेशर से इसको कम में रखा गया है। जैसे जैसे ख़त्म भी होते जाएगा तो ये फैलते चला जाएगा। आप समझ रहे हो। तो भाई बोलता है यहाँ पे क्या कि दिस इज बिकॉज दे फिल अप दी होल वेसल्स, ये पूरे बर्तन को भर देंगे, इन विच दे आर पुट, जहाँ पे इसको रख देंगे उसी को भर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ठीक है, समझ रहे, LPG, CNG, ये सब के सब क्या हैं, गैस हैं। क्लियर है, हाँ चलो जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से तीनों को लिखो। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, हाँ कभी फुर्सत में आपको हम दो और पदार्थ के बारे में बताएंगे। ठीक है, वो है क्या, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, वो दोनों के विषय में हम फर्दर क्लास में कभी बताएंगे, अभी उसको नहीं पढ़ना इसलिए हम उसको नहीं लिए हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम बता देंगे कभी, आप देख लेना, कोई शॉर्ट्स वगैरह में आ जाएगा उसके विषय में। ठीक है, चलो देखो आगे बात करता सर, ये जो अभी आपने ठोस पदार्थ लिया है, ये गैस, लिक्विड, सॉलिड क्या एक दूसरे में बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। अगर तुम सॉलिड को हीट करोगे तो ये लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड को और ज़्यादा हीट करोगे तो ये गैस में आ जाता है। जैसे हम बात करें क्या, देखो ऐसे ही लिख लेते हैं, देखो वाटर का जो एक अवस्था होता है, पहला क्या, अगर ठोस अवस्था में है तो आइस के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, जैसे ही इसको थोड़ा सा हम हीट कर दें, ठीक है, तो ये क्या होगा सर, ये वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा जिससे इसको और ज़्यादा हीट कर दें तो क्या होता है सर, ये वेपर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, वाष्प में। ठीक है, अपने वेपर अवस्था, वाष्प अवस्था में आ जाता है। जब हीट करते हैं तो आइस यानी कि वाटर का सॉलिड स्टेट, इसको हीट करेंगे वाटर लिक्विड में आ जाएगा, वाटर को और ज़्यादा हीट कर देंगे ये वेपर में चला जाएगा। ठीक है, वही वेपर को अगर कूल कर देंगे, ठीक है, कूल मतलब ठंडा कर देंगे तो क्या होगा सर, जैसे कूल करेंगे, है ना, वेपर भाप बन के उड़ रहा था, कूल कर दिए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, सिंपल।
वाटर को और ज़्यादा कूल कर दिया, मतलब लिक्विड अवस्था में जब होगा पानी उसको और ज़्यादा कूल कर देंगे तो क्या बना देगा सर, वो बना देगा हमारा एक तरह से क्या, वो एक तरह से हमारा बना देगा क्या, आइस। ठीक है, मतलब क्या, टेम्परेचर दे करके हम इसकी स्टेट को, इसकी अवस्था को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या कि द 3 स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलता है क्या, एज फॉलोज, बोलता है यहाँ पे क्या, ये तीनों स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर को या प्रेशर को बदलना पड़ेगा। जैसे अभी हम बताएं क्या कि सॉलिड स्टेट को बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे, कोई भी सॉलिड स्टेट को, तो लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड को तुम और ज़्यादा हीट कर दोगे तो ये गैस मतलब वेपर अवस्था में चला जाएगा। वही गैस को अगर तुम कूल कर दोगे तो लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड को और ज़्यादा कूल कर दोगे तो ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। मतलब ये स्टेट क्या एक तीसरे में, एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल हम लोग बदल सकते हैं। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। देखो आगे, आगे क्या है सर, आगे आता है, अभी देखो अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात की, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशंस पे। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशंस क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे पदार्थ को, देखो बोलता है यहाँ पे क्या कि ब्रॉडली स्पीकिंग, बृहद रूप से हम कह सकते हैं क्या, ऑल काइंड ऑफ मैटर, जितने भी मैटर, जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंडीशन, यूनिफॉर्म फेज। मतलब यूनिफॉर्म फेज का मतलब कोई ऐसा पदार्थ, जैसे मान लो क्या है, यहाँ एक ऐसा पदार्थ नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो चाय लिए। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक क्या पूरा का पूरा चाय ही है, मतलब टी ही है, मतलब ऊपर से नीचे हर जगह कंपोजिशन एक जैसा रहेगा, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। वही दूसरा आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या, देखो ठीक है, देखो नीचे मान लो नीचे क्या, लिक्विड अवस्था में मिल्क ले लिए, क्या ले लिए नीचे में, मिल्क। ठीक है, लेकिन ऊपर में क्या है, थोड़ा थोड़ा चिप्स का पैकेट ले लो, है ना, चोको चिप्स आता है ना। देखो कलर चेंज करते वरना पता ही नहीं चलेगा कौन सा चिप्स हम ले रहे हैं। ठीक है, देखो क्या सर, यहाँ पे चिप्स, ये क्या सर, ये सॉलिड में है और ये क्या है, लिक्विड में है। ठीक है, यानी क्या 2 अलग अलग फेज आ गया, यूनिफॉर्म फेज नहीं है। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म मतलब क्या कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस लेंगे पूरे में बनावट एक जैसा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोल देंगे होमोजीनियस, है ना। क्या बोल देंगे उसको सर, उसको बोल देंगे हम लोग होमोजीनियस। अगर वहीं दूसरा एक और केमिकल सब्सटेंस लिए हैं जिसका पूरे में बनावट एक जैसा नहीं होगा, एक से अधिक अवस्था से मिल करके वो बना हुआ होगा, उस केस में उसको क्या कह देंगे सर, उसको सर बेटा उसको कह देंगे क्या, हेट्रोजीनियस। क्या कह देंगे सर, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो वही बोलता है यहाँ पे क्या कि जो केमिकल सब्सटेंस को पदार्थ 2 तरीके से समझता है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। बोलता है द वर्ल्ड मटेरियल, पूरे संसार का जो मटेरियल है, ठीक है, इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ मैटर, ये हर प्रकार के, सभी प्रकार के मैटर का यूज करता है, वेदर चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो। बोलता है द वर्ल्ड मटेरियल, पूरे संसार का जो पदार्थ है, पूरे वर्ल्ड का जो मटेरियल है, कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ मैटर, ये हर तरह का मैटर जो पदार्थ मौजूद है सबको यूज करता है, चाहे वो होमोजीनियस फॉर्म में हो चाहे वो हेट्रोजीनियस हो, मतलब यूनिफॉर्म फॉर्म में हो या नॉट यूनिफॉर्म में हो, एक अवस्था से मिलकर के बना हो, एक से अधिक अवस्था से मिलकर के बना हो, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, चलें आगे। देखो आगे क्या बोलता है, सर मैटर इज एनीथिंग विच, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया बहुत ही प्यारा सा, बोलता है मैटर इज व्हाट, बोलता है मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी। आंसर क्या होगा सर, बी, बोथ आंसर ए एंड बी। ठीक है, दोनों मैटर जो होता है वो ए और बी दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है, आगे चलो सर। आगे बोलता है यहाँ पे क्या, देखो अभी हम लोग ब्रॉडली बोल रहे थे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, लेकिन
केमिकल क्लासिफिकेशंस को सिंपली दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक मिक्सचर, दूसरा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, बोलता है मैटर को फिजिकल स्टेट, फिजिकल क्लासिफिकेशन बता दिए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशंस में अगर हम देखें तो ये ब्रॉडली था हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, लेकिन मेन तरीके से जो लिखते हैं वो क्या है, एक को मिक्सचर की अवस्था में, दूसरा प्योर सब्सटेंस। एक मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिश्रण, जो वहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिए तो मिश्रण बनेगा। बोलता है मिश्रण क्या होता है, मिश्रण का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल कंपोजिशन, बनावट अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना हो, उसको बोलेंगे वेरिएबल कंपोजिशन, उसको बोलेंगे मिक्सचर। वहीं प्योर सब्सटेंस क्या होता है सर, बोलता है फिक्स्ड कंपोजिशन, जहाँ पे बनावट क्या हो, एक जैसे पदार्थों या निश्चित तरह के पदार्थों से मिलकर के बना हो, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो चलो एक एक करके दोनों को समझते हैं। इसको समझाने से पहले आप ये दोनों को अपने कॉपी में पहली बात लिखो बढ़िया से, डायग्राम सहित। ठीक है, जल्दी से नोट्स में लिखो, लिख लिए है ना। हाँ चलो आगे, आगे क्या है, बोलता है केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो केमिकल क्लासिफिकेशन में बोलता है मिक्सचर जो है यहाँ पे, अब ये मिक्सचर को बात करें क्या, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब हिंदी में बोले तो एक को समांगी, दूसरे को विसमांगी। होमोजीनियस का मतलब है वैसा मिक्सचर जिसमें ऊपर से नीचे तक बनावट एक समान हो, पूरे में बनावट एक समान हो, एक फेज में दिखता हो, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब वैसा मिश्रण जिसका ऊपर का बनावट अलग हो, नीचे का बनावट अलग हो, एक फेज में नहीं दिखता, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस को भी दो तरीके से बांटा गया है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एक को क्या बोला गया, एलिमेंट, दूसरे को क्या बोला गया, कंपाउंड। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आ रहा है क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, बोलता है साइंटिफिक वे, केमिकल क्लासिफिकेशन को किसके वे से, साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन। मैटर इज ऑल्सो टू टाइप्स। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया, जिसमें से पहला जो आता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। पहला क्या आता है, प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या आता है, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, वैसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के चीज़ों से मिलकर के बना हो, उसको बोलेंगे क्या, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, देखो एक एक करके समझो। प्योर सब्सटेंस क्या बोलता है कि वह मटेरियल जो एक ही प्रकार के चीज़ों से मिलकर के बना हो, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे एक टुकड़ा ले लें, ठीक है, ये पूरा का टुकड़ा लोहे का है, तो इसके हर एक पार्टिकल, हर एक कण क्या केवल लोहा 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 का बना हो, तो बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक बर्तन में नमक ले लें तो हर जगह क्या नमक नमक नमक, NaCl NaCl NaCl, तो बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे इस बोतल के अंदर पानी ले लें तो यहाँ पानी, सब जगह पानी पानी पानी, सब जगह H2O H2O H2O, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, समझ रहे हो। तो वही बोलता है क्या कि ये मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, मतलब वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के चीज़ों से मिलकर के बना हो, इज कोल्ड क्या, प्योर सब्सटेंस। उसको क्या बोलेंगे सर, शुद्ध पदार्थ, यानी प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे डायमंड, पूरा डायमंड का एक टुकड़ा लेंगे तो ऊपर से नीचे तक क्या डायमंड के एक पार्टिकल से ही वो बना हुआ होगा, समझ रहे हैं। हाँ चलो, तो बोलता आगे क्या, ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर, है ना, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एल्युमिनियम, टीन। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ चलो लिख लो यहाँ प्योर सब्सटेंस। बोलता है प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस को आगे चल करके दो पार्ट में बांटा गया सर। पहला कौन, एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या, एलिमेंट का मतलब कहते हैं तत्व, और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक, है ना। तो चलो एलिमेंट समझते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात देखो, एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। देखो एलिमेंट्स को यहाँ पे एलिमेंट्स को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या समझते हैं सर, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, तत्व। ठीक है, क्या है तत्व, तत्व भी एक तरह का पदार्थ है। लिखेंगे द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ, द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ
एटम, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हो, ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है, नॉन एज क्या एलिमेंट, उसको हम क्या एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम इज क्या, इज 1118, ठीक है। 118 तत्व जो है वर्तमान में पाए गए हैं या खोजे गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट टाइम इज 1118, ठीक है, 118। तो ये 118 तत्व किस तरीके से बांटा गया सर, 118 तत्व को अगर थोड़ा सा हम बताएं आपको, देखो पीरियोडिक टेबल में ये सारे तत्वों को सजाया गया, कहाँ पे सजाया गया सर, इन सारे तत्वों को पीरियोडिक टेबल में सजाया गया, ठीक है। देखो हम बात करें एलिमेंट्स, कहाँ पे टोटल कितना सर 118, इसको दो तरीके से बांटा गया है, एक तरफ 92 एलिमेंट, दूसरी तरफ क्या लेटेस्ट 26 एलिमेंट। सर 92 एलिमेंट किस टाइप का, देखो एलिमेंट दो तरह का है पीरियोडिक टेबल में, एक है क्या नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, नेचर में पाए जाते हैं। वहीं 26 क्या है, 26 यहाँ पे है मेन मेड एलिमेंट, ठीक है। 26 जो है क्या मेन मेड, मानव द्वारा निर्मित तत्व हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। 26 क्या है मेन मेड एलिमेंट और 92 क्या है सर नेचुरल एलिमेंट, प्राकृतिक में पाए जाने वाले एलिमेंट। और इस एलिमेंट्स का अगर कंप्लीट स्टडी करना है तो आपको क्या खरीद के लाना है सर, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आप सभी बच्चों को पीरियोडिक टेबल एक मार्केट से खरीद के ले आना है, ठीक है, समझ रहे हैं। यही आपका आज का होमवर्क है, एकदम याद से सभी बच्चे खरीद के लेते आना पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को समझना जरूरी है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट दिया हुआ है ना, एक तरह से तुम केमिस्ट्री का ABCD इसको बोल सकते हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ABCD जरूरी है ना, हिंदी सीखने के लिए का खा गा जरूरी है, वैसे ही केमिस्ट्री सीखने के लिए एलिमेंट्स का नॉलेज होना जरूरी है और एलिमेंट्स का नॉलेज आपको पीरियोडिक टेबल से ही बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर खरीद लीजिएगा सही बच्चे, और जहाँ पे आपका स्टडी रूम है वहाँ पे जरूर चिपकाइएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या क्या देखें, एलिमेंट का डेफिनेशन समझनी है कि वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हो उसको एलिमेंट कहेंगे। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों की कुल संख्या अभी वर्तमान में 118 तत्व मौजूद हैं, है ना। और इन 118 तत्व को पीरियोडिक टेबल में अच्छे से सजाया गया है, जिसमें से 92 नेचुरल एलिमेंट हैं और 26 क्या मेन मेड एलिमेंट, ठीक है। चलो जल्दी से इसको लिख लो। हाँ, अब इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखोगे, है ना, तो इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन सर, कौन कौन से 3 कैटेगरी, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड। 3 प्रकार का, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है। चलो मेटल का मतलब क्या होता है धातु, नॉन मेटल का मतलब अधातु और मेटलॉइड का मतलब क्या उपधातु, है ना। चलो एक एक करके इसको समझते हैं। ये सारा डेफिनेशन ऑलरेडी आप बच्चा क्लास में पढ़ चुके हैं 9th 10th में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ना है यहाँ पे, है ना, पढ़ना है आपके क्लास में, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसी डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा करके बताएंगे। यहाँ पे बोलता है मेटल यानी कि धातु, बोलता है क्या दोज एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वे सभी पदार्थ, वे सभी तत्व जो क्या करे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, है ना। एंड ऑल्सो पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, जो चमक का गुण रखता हो, मेलेबिलिटी आघातवर्धनता, मतलब पीठ के पतली सीट में कन्वर्ट करने का गुण रखता हो, डक्टिलिटी उसको खींच के तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोनोरसिटी, सोनोरसिटी का मतलब होता है अगर हम इस पर लोहे से वार करें ना, मान लो लोहे का धातु इस पर कोई दूसरे धातु से वार करें, टन टन एक मधुर आवाज़ निकलता है, उसको बोलते हैं सोनोरस। तो वही बोलता है क्या मेटल के पास प्रॉपर्टी होता है लस्टर का, चमक का, मैलेबिलिटी यानी कि आघातवर्धनता का गुण होता है, जिसको हम पीट के पतला सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
वहीं दूसरा बोलता है डक्टिलिटी, हम उस मेटल को खींच करके उसका तार बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा सोनोरसिटी, सोनोरसिटी का मतलब जब हम मेटल को पीटेंगे दूसरे मेटल से तो टन टन की आवाज़ आएगा, जो उसके सोनोरस वाले गुण को बताता है, ठीक है, समझ रहे। तो एग्जाम्पल क्या है मेटल का, तो सिल्वर बोलता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, लेड, टीन, निकेल, ईटीसी। आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, 70 से अधिक एलिमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या मेटल ही हैं। क्या है सर, 70 से अधिक एलिमेंट जो है क्या आपके कहीं ना कहीं मेटल ही हैं, ठीक है। हाँ चलो इसको लिख लो। मेटल के बाद दूसरा क्या आएगा सर, मेटल के बाद जो दूसरा आएगा उसका नाम है नॉन मेटल। नॉन मेटल के पास क्या होगा, जो मेटल के पास गुण नहीं उसके अपोजिट, है ना। तो देखो ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करेगा नहीं, देखो क्या लिखता है, दोज एलिमेंट हुच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता हो, एंड नॉट पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, जिसके पास चमक का गुण नहीं रहता हो, मेलेबिलिटी का गुण ना हो, डक्टिलिटी का गुण ना हो, सोनोरसिटी का गुण ना हो, ईटीसी आर नॉन एज नॉन मेटल। ये सभी को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल, अधातु कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एग्जाम्पल के लिए क्या, एग्जाम्पल के लिए क्या, और अधातु को तुम अगर थोड़ा सा ठोकर मार दोगे या थोड़ा सा टच कर दोगे चूर चूर हो जाएगा, भंगूर बन जाएगा। जैसे कोयला का टुकड़ा को देखा होगा, रहता तो काफ़ी ठोस है, लेकिन जैसे तुम एक हथौड़ा मारते हो देखो वो ब्रिटल हो जाता है, भंगूर बन जाता है, चूर चूर हो जाता है ना। तो वही बोलता है क्या कि जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, है ना, एक कार्बन भी लिख लो, कार्बन हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, एक्सेप्ट इसलिए लिखे क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए एक्सेप्ट हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट लिखते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ चलो जल्दी से इसको नोट कर लो सभी बच्चे, ठीक है। आगे चलें सर, देखो आगे क्या बोलता है, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद हो उसको मेटलॉइड कहते हैं, इसको उपधातु कहते हैं। तो क्या बोलता है यहाँ पे देखो, मेटलॉइड के केस में बोलता है दोज एलिमेंट विच पॉजेज करेक्टर स्टैटिक्स, जो रखता हो करेक्टर स्टैटिक मतलब गुण रखता हो, जैसे क्या, बोथ मेटल एज वेल नॉन मेटल, जिसके पास मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो, आर कॉल्ड क्या, मेटलॉइड। वैसे धातु को हम क्या कहेंगे सर, मेटलॉइड कहेंगे, है ना। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं, जर्मेनियम, गैलियम तो नहीं आएगा, ठीक है, जर्मेनियम तक आता है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ तो ये सब क्या है सर, ये सब हमारे पास मेटलॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण रहता हो उसको मेटलॉइड कहेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी, ठीक है। हाँ चलो इसको भी नोट करो जल्दी से। देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप जरूर एनसीईआरटी बुक पढ़ना। एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनेगा, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया बनेगा केमिस्ट्री में तुम्हारा पकड़ उतना स्ट्रांग बनेगा और तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा और नॉलेज भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो दो काम तुम्हारा होगा, है ना। चलो जल्दी नोट करो, इसको नोट कर लिए, ठीक है। चल आगे बात करते हैं सर कंपाउंड का। अभी हमने बात किया था सर प्योर सबस्टांस का, प्योर सबस्टांस के अंदर एलिमेंट आया, एलिमेंट का हमने 3 कैटेगरी बात कर लिया, क्या, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब बात करते हैं कंपाउंड का। कंपाउंड क्या होता है सर, देखो कंपाउंड का हम लोग सिंपली समझें। सबसे पहली बात देखो कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड जो होते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का मिश्रण से बनता है। जैसे देखो H2SO4, यहाँ पे कौन कौन से तत्वों के परमाणु हैं सर, हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, 3 अलग अलग परमाणु हैं। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम एक परमाणु, कार्बन एक परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु, ठीक है, ये क्या है कंपाउंड। दूसरा क्या, HNO3, ठीक है, ये सब क्या है सर, मतलब वे यौगिक, है ना, वे कंपाउंड या बोल सकते हैं वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, है ना, तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बना हो उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2SO4 हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर,
और 4 ऑक्सीजन, है ना, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसको हम कंपाउंड कह देंगे, यौगिक कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट, HNO3 ETC। देखो इसी को हमने डेफिनेशन के फॉर्म में क्या लिखा, वही बात सेम लिखा होगा, ठीक है। क्या कंपाउंड के विषय में, द प्योर सब्सटेंस। प्योर क्यों, क्योंकि पूरे कंपाउंड एक ही तरह के क्या, एक ही तरह के यौगिकों से मिलकर के बना हुआ। जैसे H2SO4 मिलकर के बनता है, तो ये बोलता था प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के होने से बनता है कितना, 2 या 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बने हुए पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, बने हुए शुद्ध पदार्थ को इन ए फिक्स्ड रेशियो आर कोल्ड कंपाउंड, को क्या बोलेंगे सर, कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। बोलता था क्या, द प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म, वह शुद्ध पदार्थ जो बना होता है बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तत्वों के इन ए फिक्स्ड रेशियो, फिक्स रेशियो में आर कोल्ड क्या, कंपाउंड, को हम क्या कह देंगे सर, कंपाउंड कह देंगे, ठीक है। बोलता है एग्जाम्पल के लिए CO2, C6H12O6 ग्लूकोज, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, H2O वाटर और जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट, है ना। CO2, C6H12O6, H2SO4, H2O, जिंक सल्फेट, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या, कंपाउंड के उदाहरण है, ठीक है। और भी अभी हमने लिख दिया था क्या, HNO3, ठीक है, H2, CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये सब क्या है सर, सब के सब यौगिक हैं, ठीक है। चलो लिख लो इसको। बोलता है यौगिक जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक में क्या है, वैसे यौगिक जो सजीवों से, है ना, सजीवों से प्राप्त हुआ हो, है ना, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग थिंग से प्राप्त होता हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता हो उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, सिंपल समझो। तो एक एक करके दोनों को समझाते हैं, जल्दी से इसको लिखो, इसका डेफिनेशन को जल्दी से नोट कर दो, सही बच्चे इसका डेफिनेशन नोट करो, ठीक है। देखिए आगे, देखो बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या, वैसे कंपाउंड जो अगर हम लोग एग्जाम्पल के साथ बोले, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना हो, कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप क्लोरीन से बना हो, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब वैसा कंपाउंड जो मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप या सल्फर नाइट्रोजन ग्रुप के मिलने से बनता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सामान्यतः लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, जैसे ब्यूटेन, इथेन, है ना, डीजल, पेट्रोल जो भी है, ग्लूकोज, ठीक है, बेंजीन आदि आदि। देखो बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या, कि द कंपाउंड्स, वह यौगिक विच कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन ETC आर नॉन एज क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दीज आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज। बोलता है ये सभी क्या प्राप्त होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये सब लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं, सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल से या फिर प्लांट से। बोलता है एग्जाम्पल के लिए C6H6 बेंजीन, CH4 मीथेन, CH3OH मिथेनॉल से CH3Cl क्लोरोमीथेन, ठीक है, CH3CH2OH इथेनॉल ETC, ये सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के उदाहरण है, ठीक है। लिख लो, और भी बहुत सारे अभी स्टार्ट हो रहा है इसलिए अभी लिखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा आपका एक यूनिट ही पढ़ाएंगे, लास्ट का 2 यूनिट हाइड्रोकार्बन और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलो जल्दी इसको लिखो। देखो आगे क्या है, ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है, देखो ऑर्गेनिक का जस्ट अपोजिट, ये लिविंग थिंग से प्राप्त होगा और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके बना होगा सारे एलिमेंट। देखो बोलता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, बोलता है क्या, द कंपाउंड्स विच डू नॉट ऑब्टेन या डू नॉट कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को कंटेन नहीं करता हो एक साथ, आर नॉन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे सर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। दीज आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से प्राप्त होता है जनरली सर, नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से ये प्राप्त होता है। सच है, जैसे हो गया क्या, मिनरल्स हो गया, रॉक हो गया, मिनरल्स मतलब खनिज हो गया, या रॉक चट्टान हो गया, मतलब ज़मीन से भूमिगत
तरीके से और मिनरल्स के रूप में जो निकलता है वो सबको क्या कह देंगे सर, हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, H2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो क्या, सोडियम क्लोराइड, Na2CO3, सोडियम सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट ETC। ये सब क्या है सर, ये सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के उदाहरण है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है? हाँ, चले आगे, चलो आगे बढ़ें। देखो आगे, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, मिक्सचर। आगे क्या है सर यहाँ पे, मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो। मिश्रण के केस में बोलता था मटेरियल, ठीक है। मिक्सचर में क्या है, मिश्रण। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, एक नया कंपाउंड या एक नया पदार्थ तैयार होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मिश्रण। बोलता है क्या कि द मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंस, वह मटेरियल जो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, एलिमेंट या कंपाउंड को इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी अनुपात में, इज कॉल्ड क्या, मिक्सचर। इसको हम मिश्रण के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, किसका सर, शुगर और वाटर का मिक्सचर। दूसरा मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर का मिक्सचर। तीसरा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड मतलब धूलकण या बालू के कण और पानी का मिश्रण, है ना। नमक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, ये सब क्या है, ये सब के सब मिश्रण के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण सर, ये सब के सब मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। समझ रहे, चीनी और पानी एक साथ मिला दोगे तो एक मिश्रण तैयार होगा, ठीक है। चीनी और नमक को एक साथ मिला दोगे तो मिलने, देखो चीनी अलग नमक अलग, दोनों को मिलाओगे एक गिलास में आसानी से घुल जाएगा तो एक मिश्रण तैयार होगा। नमक और बालू और पानी को मिलाओगे तो देखो बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। मिश्रण तो तैयार हुआ, लेकिन ये अलग टाइप का मिश्रण हुआ। चीनी पूरे तरीके से घुल जाएगा, नमक भी पूरे तरीके से घुल जाएगा, लेकिन बालू घुलेगा नहीं, मिट्टी का कण पानी में घुलेगा। तो जो पूर्ण तरीके से घुलता है उसको बोलेंगे होमोजीनियस, जो पूर्ण तरीके से नहीं घुलता उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस, ठीक है। यानी कि मिक्सचर भी दो तरह का, एक होमो और एक हेट्रो। देखो आगे बोलता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार का होता है सर, 2 प्रकार का। कौन कौन, देखो बोलता है सर मिक्सचर 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कौन कौन, पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। चलो जल्दी से लिखो दोनों को, लिख लिए। देखो आगे सबसे पहले बोलता है सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। देखो वैसा मिक्सचर जिसका ऊपर से नीचे तक बनावट क्या हो, एक जैसा हो, एक कंपोजिशन में मिलकर बना। जैसे देखो एक बर्तन ले हम लोग, ठीक है, ठीक है, एक बर्तन ले हम लोग, ठीक है। देखो देखो एक बर्तन ले हम लोग, ठीक है। ठीक है, इस बर्तन में देखो ठीक है, नीचे क्या भरा हुआ है, नीचे भरा हुआ वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें शुगर मिला दे रहे हैं। अब शुगर जब लेंगे तो शुगर क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में सब जगह मिल जाएगा, है ना। देखो शुगर लेंगे, शुगर हर जगह थोड़ा थोड़ा मिलेगा। समझ रहे हो, हाँ। तो ये क्या हुआ, तो बोलता है क्या, द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन, के पूरे बनावट में एक जैसा, एक समान बनावट होगा, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसको क्या बोलेंगे सर, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। एग्जाम्पल साल्ट और वाटर, पानी में हम नमक को घोलेंगे पूर्ण तरीके से ऊपर से नीचे तक घुल जाएगा। अगर पानी में हम चीनी को घोलेंगे सर, बिल्कुल आप अपने घरों में ही घोल करके देखो, है ना। एक गिलास लो, उसमें चीनी घोल करके देखो, चीनी देखो पूरा ऊपर से नीचे तक घुल जाएगा। पिएंगे तो ऊपर का भी टेस्ट वही लगेगा। जैसे देखो इसमें अगर चीनी पानी घोले हैं तो ऊपर से कोई निकाल के पिएगा तब भी उतना ही मीठा लगेगा, नीचे से पिएगा तब भी उतना ही मीठा लगेगा। नीचे में भी चीनी घुला होगा, ऊपर भी घुला होगा, पूरे में यूनिफॉर्म एक समान तरीके से घुला होगा। तो वैसे मिक्सचर को हम क्या कह देंगे, होमोजीनियस। तो नमक और पानी का मिश्रण,
ठीक है, शुगर और पानी का मिश्रण, ये होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आगे देखो, होमोजीनियस के बाद आता है हमारे पास हेट्रोजीनियस, जिसको बोलते हैं विसमांगी। बोलता है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको विसमांगी मिश्रण कहते हैं। होमोजीनियस को समांगी कहते हैं, पूरे समान तरीके से। विसमांगी मतलब समान तरीके से नहीं, ऊपर अलग नीचे अलग। जैसे सिंपल समझो, ये एक बर्तन है, ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, ये क्या है सर, अभी ये पूरा का पूरा वाटर है। ठीक है, अब इसमें मिट्टी का कण मिला दो। मिट्टी का कण सर, मिट्टी का कण कौन से कलर का होता है, देखो, चलो ये कलर मिट्टी का कण है। ठीक है, ये कलर मिट्टी का कण है। देखो मिट्टी का कण क्या होगा, नीचे ज़्यादा हो जाएगा। मिट्टी का कण क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। सेंड, यानी कि ऊपर से कोई दिखेगा तो पानी पानी दिखेगा, नीचे दिखेगा तो मिट्टी भी दिखेगा। यानी पूरे में बनावट एक जैसा नहीं है, डिफरेंट बनावट है। तो भाई बोलता है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, इज ए मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस विसमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जहाँ पे बनावट पूरे में एक समान एक जैसा नहीं होता है ना, पूरे मिक्सचर में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, ये 2 या 2 से अधिक फेज को रखता है ना, ऊपर लिक्विड फेज नीचे सॉलिड फेज। ठीक है, इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। अगर हम लोग छकनी का यूज करें तो ऊपर से क्या पानी सारा निकाल लेंगे, नीचे बालू बच जाएगा, या पानी को उझेल दे तो पानी बाहर हो जाएगा, नीचे मिट्टी का कण बच जाएगा। तो फिजिकल मेथड से हम लोग क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। एक बार पानी को अगर घोल दो, पानी में चीनी घोल दो तो निकालना टफ है, आपको वेपोराइज करके निकालना पड़ेगा, नॉर्मली तरीके से छान के निकाल सकते नहीं है। ठीक है, तो चलो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों को लिखो। ठीक है, लिख लिए। चलो आगे क्या है सर, आगे है हमारे पास डिफरेंस। क्या डिफरेंस है सर, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस। कंपाउंड क्या होता है, हमने बता रखा है क्या कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के मिलने से बनता है, तो वही बोलता है क्या, इन्हें कंपाउंड्स। जो कंपाउंड होते हैं 2 और मोर एलिमेंट्स आर कॉम्बाइंड केमिकली, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु केमिकली कॉम्बाइन होते हैं, रासायनिक तरीके से कॉम्बाइन होते हैं एक दूसरे में रिएक्शन करके। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है। इन मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड, एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया, सिंपली मिक्स। इसको क्या किए, एक गिलास पानी लाओ उसमें चीनी मिला दो, एक गिलास पानी लाओ उसमें मिट्टी का कण मिला दो, मतलब सिंपली मिक्स कर दिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ नहीं है। बोलता है मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड एंड नॉट कॉम्बाइंड केमिकली। ये केमिकली कॉम्बाइन नहीं होता, बस जनरली मिक्स कर देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। देखो दूसरा पॉइंट का बात करें, देखो दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोलता है क्या कंपाउंड के विषय में, कि इन्हें कंपाउंड है ना, इन्हें कंपाउंड, ठीक है, कि एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन द फिक्स्ड रेशियो, निश्चित अनुपात के रूप में प्रेजेंट होते हैं बाय मास। दिस रेशियो कैन नॉट बी चेंज, मतलब कंपाउंड के रेशियो को आप नहीं बदल सकते हैं। H2SO4, इसमें हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो आप कभी भी बदल सकते नहीं हैं। NaCl में सोडियम और क्लोरीन का रेशियो आप कभी नहीं बदल सकते, एक बार जो है वही फिक्स रहेगा। ठीक है, मिक्सचर में बात करें सर, बोलता है इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट जो है फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते, इसको हम वेरी कर सकते हैं। जैसे नमक और पानी के मिश्रण में अगर हम पानी की मात्रा ज़्यादा कर दें तो सॉल्यूशन फीका हो जाएगा, नमक की मात्रा ज़्यादा कर दे सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा। यानी कि मिश्रण के कंपोजिशन को हम लोग क्या बदल सकते हैं। बोलता है इन मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो में नहीं होता, ये वेरी कर सकता है, इसको हम अपने तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो सर, आगे है क्या तीसरा डिफरेंस दोनों के बीच, देखो जल्दी से। थर्ड टाइप का डिफरेंस क्या है, बोलता है क्या कंपाउंड्स आर ऑलवेज, कंपाउंड जो होते हैं हमेशा क्या होमोजीनियस तरीके से मिले होते हैं। ठीक है, दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, और पूरे में जैसे मान लो एक कंटेनर के अंदर हम H2SO4 भर दिए तो हर जगह H2SO4 क्या होगा यूनिफॉर्म तरीके से भरा हुआ
लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। अगर हम पानी और चीनी मिलाएं तो ऊपर से नीचे तक मिला हुआ रहेगा, लेकिन वही पानी और मिट्टी का कण मिला दे तो नीचे मिट्टी का कण होगा, ऊपर पानी होगा। तो यही बोलता है कहने कि मिक्सचर में बी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, किसमें? नेचर में। ठीक है, चलो जल्दी इसको लिखो। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? बोलता है कंपाउंड के केस में क्या, इन ए कंपाउंड के केस में क्या बोलता है? इन ए कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी केमिकल कंपाउंड को फिजिकली तुम अलग थोड़ी कर सकते हो। H2SO4 को तुम अपने से क्या हाइड्रोजन को उठा के अलग, सल्फर को उठा के अलग, ऑक्सीजन को उठा के अलग कर सकते हो? नहीं। तो ये बोलता है फिजिकली इसको अलग किया जा सकता नहीं है। ठीक है, अगर हम बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग कर सकते हो? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मिक्सचर में अगर आपको बोले क्या साल्ट और वाटर, आप इसको वेपर बना करके अलग कर सकते हो। सैंड और वाटर, इसको सिंपली हम लोग छान करके अलग कर सकते हैं। तो वो बोलता है मिक्सचर क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। बोलता है मिक्सचर वह कंस्टिट्यूएंट्स है कैन बी सेपरेट, इसको सेपरेट कर सकते हैं किसके द्वारा? फिजिकल मेथड के द्वारा इसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो ये कंपाउंड मिक्सचर के बाद हमारे पास आ गया है क्या? एटम यानी कि परमाणु। ये परमाणु क्या होता है सर? ये परमाणु के विषय में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, हाँ अभी समय हो चुका है। ठीक है, अभी जितना बताएं उसको अभी जितना इससे पहले आपको हम बताएं। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, मैटर क्या है, ठीक, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, इन सभी को आप अच्छे से क्लास नोट्स बना लो, है ना। इसके बाद अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा उसके बाद में काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एनसीईआरटी बुक का और जेईई नीट लेवल का होगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ तो मैं वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, घबराओ मत, लिखो ध्यान से, नोट्स लिख करके पढ़ो। सारा PDF इसका डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक के फॉर्म में मिलेगा, क्लास नोट्स, DPP और क्लासरूम का PDF। तो जाना वहाँ से निकाल लेना और लिख लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैप्पी।